आज हम करेंगे चैप्टर 6 लाइफ ऑन द अर्थ। तो शुरू करते हैं। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स आवर अर्थ वाज ए बैरन प्लैनेट विदाउट एनी लाइफ। तो लाखों सालों तक क्या था भाई, जो हमारी अर्थ थी वो क्या थी, बैरन थी, एक तरह की बंजर थी और इस पे कोई भी लाइफ नहीं थी। द फर्स्ट form of life appeared in the water bodies belonging to the flora world। तो सबसे पहले जो लाइफ शुरुआत हुई थी, लाइफ की जो शुरुआत हुई थी वो वाटर बॉडीज़ में हुई थी, यानी कि पानी में हुई थी, और बिलोंगिंग टू द फ्लोरा वर्ल्ड। और पेड़, जो छोटे छोटे पौधे, प्लांट किंगडम यानी कि छोटे छोटे पौधे लगने शुरू हुए थे, उसको फ्लोरा वर्ल्ड कह देंगे हम। ग्रेजुअली द प्लांट लाइफ गेव वे टू अनदर फॉर्म ऑफ लाइफ विच इज़ नॉन एज फोना एनिमल किंगडम। तो जब प्लांट लाइफ शुरू हुई तो प्लांट लाइफ ने आगे शुरू किया किसको, फोना लाइफ को, यानी कि एनिमल किंगडम को शुरू किया। ठीक है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उस पे ही जो जानवर वगैरह जिंदा रहते हैं, इसलिए पहले पानी में फ्लोरा वर्ल्ड शुरू हुआ और फ्लोरा वर्ल्ड के बाद दूसरी लाइफ शुरू हुई, उसको हम फोना वर्ल्ड बोल देंगे, एनिमल किंगडम बोल देंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन बींग्स विद देयर इन्वायरमेंट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। और रिलेशनशिप किस किस के बीच में, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन बींग्स के बीच में जो रिलेशन है इन्वायरमेंट में, एक दूसरे पे जो वो डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है, उसको हम इकोसिस्टम बोल देंगे। यानी कि अगर आपसे पूछे तो इकोसिस्टम क्या होता है, अगर कोई पूछे तो इकोसिस्टम किससे मिलकर बनता है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमंस बींग्स, इन सबको मिला के क्या बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है। द ह्यूमन बींग्स हु फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस वर कॉल्ड होमो सेपियंस। और सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स अर्थ पे आए थे, आप कह सकते हैं शुरुआत हुई थी, तो उस शुरुआती आदमी को क्या बोलते हैं भाई, होमो सेपियंस बोलते हैं। ठीक है। As we know, the Earth is only planet in the solar system where life exists। हम ऐसे जानते हैं कि जो अर्थ है हमारी, वो सोलर सिस्टम में जैसे 8 जो ग्रह हैं यानी कि प्लैनेट हैं, उसमें से सिर्फ अर्थ पर ही क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, सिर्फ अर्थ पर ही जीवन है। दिस लिविंग जोन इज़ नोन एज बायोस्फीयर। और इसी अर्थ पे जो लिविंग जोन है उसको हम बायोस्फीयर बोलेंगे। बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम्स, नेमली प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। और इस बायोस्फीयर को हम 2 किंगडम्स में डिवाइड कर देंगे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। दे लिव टुगेदर इन कंप्लीट हार्मनी। और ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आपस में क्या भाई, एक दूसरे से मिलके रहते हैं। इन दिस जोन living things and non-living things are also dependent on each other for their existence। और इस जोन में यानी कि बायोस्फीयर में क्या है भाई, जो भी लिविंग थिंग्स हैं जिनके अंदर जान है और नॉन लिविंग थिंग्स जिनके अंदर जान नहीं होती, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर एग्जिस्टेंस। अगर उन्होंने रहना है तो उनको एक दूसरे पे डिपेंड करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कैसे। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सनलाइट, एयर एंड वाटर। देखो, प्लांट लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, और वो अपना खाना किसकी हेल्प से बनाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की हेल्प की, जैसे कि सनलाइट, एयर और वाटर से अपना खाना बनाते हैं। डैट इज़ वाई दे आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज। इसलिए प्लांट्स को फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि ये फूड बनाते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर द एनिमल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं और उनकी बेसिक नीड है, जो ज़रूरतें, उनको पूरा करते हैं। एनिमल आल्सो प्रोवाइड सोयल न्यूट्रिएंट्स विद देयर रिमेन्स विच आर हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और जो एनिमल होते हैं वो भी जो मिट्टी को प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं विद देयर रिमेन्स। जब वो गल सड़ जाते हैं या मर जाते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं और इससे मिट्टी की न्यूट्रिशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो भी प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। मिट्टी की न्यूट्रिशन बढ़ जाएगी तो वो प्लांट की ग्रोथ में मदद करेगा।
ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर एज दे डिराइव ऑल देयर बेसिक नीड फ्रॉम इट। और जो ह्यूमन बींग्स है यानी कि इंसान है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोस्फीयर के, इस लाइफ जो अर्थ पे जो लाइफ है, ठीक है, उसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो दे डिराइव ऑल देयर बेसिक नीड फ्रॉम इट, क्योंकि आदमी जितनी भी ज़रूरतें अपनी पूरी करता है बायोस्फीयर से ही पूरी करता है। ह्यूमन बींग्स कंज्यूम बोथ प्लांट फूड एज वेल एज एनिमल फूड। जो ह्यूमन बींग्स है वो प्लांट फूड भी लेते हैं और एनिमल फूड भी लेते हैं, यानी कि प्लांट से भी फूड प्राप्त करते हैं और एनिमल से भी फूड प्राप्त करते हैं। इट इज़ द ओनली form of life in the biosphere which has altered the environment according to its own needs. It is the only form of life in the biosphere which has altered the environment according to its own needs. और जो इंसान ही ऐसा है भाई, ठीक है, इंसान ही ऐसा है जिसने जो बायोस्फीयर को अपने एक तरह से अल्टर्ड कर दिया है, चेंज कर दिया है, एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे लेते हैं भाई, आदमी ने क्या किया भाई, खेती करनी थी तो जहाँ पे जंगल थे वहाँ पे जंगल को साफ करके खेती कर ली, यानी कि उसने एक तरह से इन्वायरमेंट को क्या कर दिया, अल्टर्ड कर दिया, चेंज कर दिया अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। और आदमी ही सिर्फ इस धरती पे ऐसा है जो ये कर रहा है, बाकी अपने हिसाब से चल रहे हैं सभी, मगर जो आदमी है वो सबके साथ एक तरह से छेड़छाड़ कर रहा है, आप ये कह सकते हैं, इन्वायरमेंट के साथ। आगे है द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम में क्या क्या आता है। फॉर स्टडिंग द प्लांट किंगडम वी कैन स्टडी डिफरेंट वेजिटेशन बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें अगर प्लांट किंगडम के बारे में जानना है तो हमें स्टडी करनी पड़ेगी डिफरेंट वेजिटेशन बेल्ट, यानी कि ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया में अलग अलग तरह के कहाँ कहाँ कैसी कैसी वनस्पति कैसे कैसे पौधे लगते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। वेजिटेशन इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, बुशिज एंड सर्व्स। और वेजिटेशन में क्या आ जाता है, जंगल आ जाते हैं, घास के मैदान आ जाते हैं, बुशिज एंड सर्व्स आ जाते हैं, यानी कि झाड़ियाँ और छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन। और ये सब जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, घास के मैदान है, ये वेरी करते हैं, यानी कि कहीं पे हो सकते हैं कहीं पे नहीं हो सकते हैं। ये जगह पर निर्भर करता है, प्लेस टू प्लेस, क्योंकि उस जगह का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो कैसी होगी उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इन द इक्वेटोरियल रीजन वेयर द टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज हाई थ्रू आउट द ईयर, ट्रीज आर टॉल एंड डेंस। और एग्जांपल लिया जैसे जहाँ से इक्वेटोरियल रीजन होता है जो, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, बरसात भी ज़्यादा होती है पूरे साल, तो वहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लंबे पेड़, ऊंचे पेड़ होते हैं, और वहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, डेंस होते हैं। दे दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। और इस तरह की अगर क्लाइमेट कंडीशन है तो वहाँ पे जो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, किसकी, प्लांट और एनिमल लाइफ की ग्रोथ होगी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ एग्जांपल दिया है इसने, इन द डेजर्ट एरिया, अगर कोई डेजर्ट एरिया है, मरुस्थलीय एरिया है, जहाँ पे रेत ही रेत है या सूखा एरिया है, वेयर टेम्परेचर इज़ हाई, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और रेनफॉल इज़ लेस, और बरसात बहुत कम होती है, द प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज़ लिमिटेड, वहाँ पे जो प्लांट पेड़ पौधे होते हैं और जो एनिमल लाइफ होती है वहाँ पे लिमिटेड होती है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं होती, एक लिमिट में होती है। आगे है द वेजिटेशन बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड क्लाइमेट। जो वेजिटेशन बेल्ट है पूरी दुनिया की, कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। हम वेजिटेशन बेल्ट को उसकी लोकेशन पे और वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन है उस पर डिपेंड करती है, उसके अनुसार ही हम पढ़ेंगे। तो कैसे डिवाइड कर रखा है, दे आर ट्रॉपिकल हार्डवुड, तो क्या है भाई, सबसे पहले है भाई ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट है, फिर ग्रासलैंड्स हैं, फिर डेजर्ट है, फिर टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट है। ये चार हमने उसमें इसको डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड क्लाइमेट कंडीशन। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट।
इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ये यहाँ पर पाए जाते हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, तभी इनका नाम ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट पड़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन क्लाइमेट कंडीशन एंड वेजिटेशन दीज फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। और इनको भी क्लाइमेट कंडीशन और वेजिटेशन की कंडीशन के हिसाब से इसको दो दो भागों में बांटा गया है। पहला है भाई इक्वेटोरियल यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और दूसरे है भाई ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दो तरह के फॉरेस्ट होते हैं भाई, ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज These forests are found on both sides of the equator between 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और ये जो फॉरेस्ट है वो इक्वेटर के दोनों तरफ इक्वेटर के बोथ साइड्स में 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। द मेन एरिया आर जायर बेसिन इन अफ्रीका, अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड फ्यू आइलैंड इन द साउथ ईस्ट एशिया। ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये है अफ्रीका में जायर बेसिन में, और साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन में, और कुछ आइलैंड हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वहाँ पर ये जंगल पाए जाते हैं। दीज एरिया रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड द टेम्परेचर रिमेंस वेरी हाई। और जी इस एरिया में जो हमने अभी पढ़े हैं, ये वाला एरिया, इस एरिया में क्या होता है भी, टेम्परेचर बहुत हाई होता है और सारा साल हैवी रेनफॉल होती है, तेज़ बरसात होती है, भारी बारिश होती है। दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द, और ये जो जंगल है वो सारा साल हरे भरे रहते हैं। द ट्रीज़ आर वेरी टॉल, जो पेड़ होते हैं वो बहुत ऊंचे बड़े बड़े होते हैं। मेन ट्रीज फाउंड इन दीज एरिया आर एबोनी, रबर, महोगनी, रोजवुड। और इस जो मेन ट्रीज़ हैं इस एरिया में जो पाए जाते हैं वो इबोनी, रबड़ और महोगनी और रोजवुड हैं। सेकंड है भाई ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब दूसरी तरह का फॉरेस्ट आ गया भाई, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट थ्राइव बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ टू 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये फॉरेस्ट यहाँ इन डिग्रीज पर पाए जाते हैं। देखो हमने पूरी अर्थ को कुछ डिग्रीज में बांट रखा है, एक तरह से ये क्या है, उस जगह का एड्रेस है। ये डिग्रीज में जो दिया हुआ है ना, उस जगह का क्या है, पूरी पृथ्वी का आप कह सकते हैं ये एड्रेस है, लैटिट्यूड में इसको दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है वो थ्राइव करते हैं, यानी कि फलते फूलते हैं, यहाँ पे उगते हैं। दिस फॉरेस्ट बेल्ट रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल एंड द ट्रीज आर शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। और यहाँ के जो पेड़ होते हैं, यहाँ का जो एरिया होता है, फॉरेस्ट होता है, इन जंगलों में क्या है, मॉडरेट रेनफॉल होती है इस एरिया में, यानी कि ठीक ठीक बारिश होती है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, ठीक ठीक बारिश होती है। और जो पेड़ होते हैं शेड देयर लीव्स, अपनी पत्तियाँ क्या कर देते हैं भाई, झाड़ देते हैं ड्राई सीजन में, सूखे सीजन में अपनी पत्तियाँ छोड़ देते हैं, यानी कि उनकी जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं एक सीजन में, ड्राई सीजन में। द ट्रीज़ आर ऑफ मीडियम हाइट, और जो ट्रीज़ की जो हाइट होती है वो मीडियम होती है। द मेन एरियाज वेयर दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, चाइना, ईस्टर्न ब्राज़ील। कॉमन ट्रीज इन दिस एरिया आर साल, टीक, बैम्बू एट्सेट्रा। और जो ये पेड़ ये जो जंगल पाए जाते हैं वो किन किन देशों में है, जैसे कि इंडिया, चाइना और ईस्टर्न ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और कॉमन ट्रीज़ कौन कौन से हैं जो यहाँ पे होते हैं इन जंगलों में, साल, टीक और बैम्बू एट्सेट्रा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम ग्रास लैंड के बारे में। ग्रास लैंड यानी कि घास के मैदान। ग्रास लैंड आर एरिया वेयर द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, ग्रास लाइक प्लांट एंड स्कैटरिंग ऑफ ट्री। और ग्रास लैंड क्या होते हैं, जहाँ पे जो वेजिटेशन अधिकतर क्या होती है, ग्रास होती है, घास होती है, घास जैसे कुछ पौधे होते हैं, या फिर स्कैटरिंग ऑफ ट्रीज, या पेड़ भी होते हैं मगर दूर दूर होते हैं पेड़ इसमें, ठीक है, यानी कि मेन इसमें घास और घास जैसे पौधे होते हैं। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द एरिया ऑफ स्कैंटी रेनफॉल विद वेरिंग टेम्परेचर कंडीशन।
जो ग्रास लैंड होते हैं, जो घास के मैदान होते हैं, वहाँ एक किस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल होती है, यानी कि रेनफॉल थोड़ी कम होती है। वेरिंग टेम्परेचर कंडीशन, और अलग अलग वहाँ की टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो अलग अलग होती है, उस पर डिपेंड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट कंडीशन दे कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। और इन ग्रास लैंड्स को भी क्लाइमेट कंडीशन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में क्या होगा भाई, दे आर लोकेटेड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड द हॉट डेजर्ट इन बोथ द हेमिस्फीयर। ये दोनों हेमिस्फीयर में, जो अर्थ के दोनों हेमिस्फीयर है, साउथ और नॉर्थ, उस उसमें दे आर लोकेटेड किस में पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट के बीच में, दोनों हेमिस्फीयर में ये पाए जाते हैं। दीज ग्रास लैंड्स रिसीव अबाउट 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, और ये 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है इन ग्रास लैंड में। द ग्रासेस ऑफ दीज रीजन्स आर वेरी रफ, थिक एंड टॉल। और जो यहाँ पे जो घास होती है वो बहुत ही रफ होती है, मोटी होती है और लंबी होती है, ऊंची होती है। कैंपस इन ब्राज़ील आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉरेस्ट। और ब्राज़ील में जो कैंपस के जो घास के मैदान है, जगह है, ठीक है, उसके ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे है भाई दूसरी, इसका दूसरी टाइप है ग्रासलैंड्स की, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। दीज ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और ये टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी, जहाँ पे ज़्यादा सर्दी नहीं होती, टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। और these grassland receive about 25 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है यहाँ पे। दे समटाइम रिसीव स्नोफॉल आल्सो। यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाती है, स्नोफॉल भी हो जाती है, बर्फ भी गिर जाती है। द ग्रासेस ऑफ दीज रीजन्स आर सॉफ्ट एंड सॉफ्ट। और जो इस रीजन में ग्रास पाई जाती है, घास पाई जाती है, वो सॉफ्ट होती है और छोटी होती है। दे आर नॉन बाय द डिफरेंट नेम ऑफ इन डिफरेंट एरिया। और उनको अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका में इन घास के मैदानों को प्रेरीज बोलते हैं। साउथ अमेरिका में इन घास के मैदानों को पैम्पास बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं। और साउथ अफ्रीका में वेल्स बोलते हैं। इन घास के मैदानों का नाम वहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम रखा हुआ है। अब आगे आ गया भाई डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। ए वास्ट एरिया विच हैज़ लेस वेजिटेशन ड्यू टू वेरी स्कैंटी रेनफॉल इज़ कॉमनली नॉन एज डेजर्ट। डेजर्ट की डेफिनेशन क्या हुई, एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन होती है, पेड़ पौधे होते हैं। क्यों क्यों पेड़ पौधे कम होते हैं, ड्यू टू वेरी स्कैंटी रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। और इसी जगह को हम क्या बोल सकते हैं भाई, डेजर्ट बोल सकते हैं। On the basis of difference in temperature, desert can be categorized into two group, namely। और टेम्परेचर के बेस पे हम डेजर्ट को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हॉट डेजर्ट और दूसरा है कोल्ड डेजर्ट। अब हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर मोस्टली लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वेयर टेम्परेचर रिमेन्स वेरी हाई थ्रू आउट द ईयर। और ये जो हॉट डेजर्ट है वो अधिकतर वेस्टर्न मार्जिन में, यानी कि पश्चिमी किनारे पर होते हैं कॉन्टिनेंट्स के अधिकतर। और जितने भी कॉन्टिनेंट उसके पश्चिमी किनारे पे होते हैं, वेयर टेम्परेचर रिमेन्स वेरी हाई, और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है पूरे साल। सम इंपॉर्टेंट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर द सहारा डेजर्ट। और कुछ हॉट डेजर्ट दे रखे हैं एग्जांपल, सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, थार डेजर्ट है इंडिया में, एंड द एटाकामा है साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये कुछ हॉट डेजर्ट के एग्जांपल दे रखे हैं। कैक्टस होता है यहाँ पे, सर्ब्स और हर्ब्स आर द कॉमन वेजिटेशन ऑफ दिस एरिया। कैक्टस वगैरह कटीले पौधे होते हैं और छोटी मोटी जो झाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पर वेजिटेशन होती है। ऐसे पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं हॉट डेजर्ट में। और कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है भाई, द कोल्ड डेजर्ट आर मोस्टली फाउंड अराउंड द पोलर रीजन वेयर टेम्परेचर रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। अब कोल्ड डेजर्ट जो ठंडे मरुस्थल है, वहाँ पे क्या होता है भाई,
ये पोलर रीजन में पाए जाते हैं, ध्रुवों में पाए जाते हैं। ठीक है, पोलर रीजन आपको पता होगा क्या होता है, वेयर टेम्परेचर रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे इतना कम टेम्परेचर होता है, यहाँ पे सारा साल एक आप कह सकते हैं बर्फ़ जमी रहती है, और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से भी नीचे यहाँ पे चला जाता है टेम्परेचर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। पूरे साल में मतलब अधिकतर जो भी साल है उसका अधिकतर समय वहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है, और टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे होता है। द कॉमन वेजिटेशन इज comprised ऑफ मोजिस एंड लाइकेंस। और यहाँ पे मोजिस और लाइकेंस होती है, मतलब कि आपने देखा होगा कभी पहाड़ी इलाका पे गए होंगे, पत्थरों पे हरी हरी सी आपको घासें दिखाई देती है। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं ये मोजिस ऑफ लाइकेंस। और या पेड़ों पर भी लग जाते हैं, ये पेड़ों पर भी छोटी छोटी हरे हरे से आपने देखा होगा कभी किसी पहाड़ी इलाके में गए होंगे। तो मोजिस ऑफ लाइकेंस यहाँ पे ये बहुत ही छोटे आप कह सकते हैं बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, द मेन एरिया आर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया और एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा। और यहाँ ये कहाँ पर होते हैं अधिकतर, रशिया में साइबेरिया एक जगह है, और नॉर्थ पार्ट ऑफ कनाडा है। ठीक है, यहाँ पर ये कोल्ड डेजर्ट है। आगे है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं, अनदर टाइप ऑफ वेजिटेशन विच इज़ कॉमन इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर ऑफ हाई एल्टीट्यूड हाई लैटिट्यूड। और ये जो टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट हैं वो कहाँ है भाई, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में पाए जाते हैं, अंदर की तरफ पाए जाते हैं महाद्वीपों के, और हाई लैटिट्यूड में एज वेल एज हाई एल्टीट्यूड एंड एरिया ऑफ एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड आर नोन एज टेगा। ठीक है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, एशिया में, यूरोप में, मतलब पहाड़ों पर पाए जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड एरिया पे पाए जाते हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड, और इनको टैगा वन भी कहते हैं, टैगा के जंगल। ठीक है, टैगा। दीज आर आल्सो नोन एज कॉनिफेरस फॉरेस्ट बिकॉज दे मेनली हैव कॉन बियरिंग ट्रीज। इसको कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इनके जो पेड़ होते हैं वो कॉन की शेप के होते हैं, इस टाइप के पेड़ होते हैं ये, जैसे सॉफ्ट कॉन होती है, जैसे इस टाइप के ये पेड़, इस शेप के ये पेड़ होते हैं, कॉन की शेप के। ठीक है, कॉनिकल शेप होती है इसकी। द एरियाज आर आल्सो द ट्रीज आर आल्सो कॉनिकल इन शेप एंड हैव वेरी सॉफ्ट वुड। और इनकी जो शेप होती है वो कॉनिकल शेप होती है, जैसे सॉफ्टी होती है ना, सॉफ्टी, उस तरह की शेप होती है इसकी पेड़ों की। ठीक है, और क्या होता है भाई, इनकी जो लकड़ी है वो सॉफ्ट होती है, बिल्कुल मुलायम होती है। दे हैव नीडल शेप्ड लीव्स। और इनकी जो पत्ते होते हैं वो नीडल शेप्ड होते हैं, पत्तियां होती हैं। ठीक है, सुई की तरह नुकीली पत्तियां होती हैं। द कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर मोर यूनिफॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ प्योर ऑफ फ्यू स्पीसीज। और ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं ये कंसिस्ट ऑफ प्योर स्टैंड ऑफ फ्यू स्पीसीज। और कुछ स्पीसीज हैं उन उस एरिया में उस तरह के ही पौधे पाए जाते हैं, मतलब कॉनिफेरस जो पेड़ हैं उनकी स्पीसीज पाई जाती हैं। द मेन ट्रीज आर, और कौन सी है मेन ट्रीज हैं, पाइन है, फर है, स्प्रूस है, लार्च है, ये कॉनिफेरस ट्रीज है। आगे है द एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। एज मैंशन अर्लियर अलॉन्ग विद प्लांट्स एनिमल आल्सो लिव इन द बायोस्फीयर। अब हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई प्लांट्स के साथ जो एनिमल भी रहते हैं बायोस्फीयर में। दीज कैन बी बर्ड, इंसेक्ट और एनिमल्स। वो बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े और जानवर हो सकते हैं। द एनिमल्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट चेंज होता है, वहाँ वेदर वगैरह चेंज होता है, तो जो एनिमल भी अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज़ आल्सो हाई। जो इक्वेटोरियल जगह है, रीजन है, वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, ज़्यादा बारिश होती है, टेम्परेचर भी हाई होता है। विद द रिजल्ट टॉल एंड थिक ट्रीज थ्राइव देयर। इसका रिजल्ट ये है कि भाई वहाँ पर लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और मोटे पेड़ होते हैं। ठीक है, एज सच द फॉरेस्ट पॉसिबल टू हैव ए लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल हेयर। और इस इलाके में, इस तरह के इलाके में, इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है भाई, लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत
तरह के जानवर पाए जाते हैं। द कॉमन एनिमल फाउंड हेयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मंकीज, एलिफेंट, क्रोकोडाइल एंड इंसेक्ट ईटिंग एनिमल लाइक आर्माडिलोज, स्नेक्स एट्सेट्रा। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कॉमन एनिमल अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, जैसे कि मंकीज़ हो गए, एलिफेंट हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, इंसेक्ट ईटिंग एनिमल जो कीट पतंगों को खाते हैं एनिमल, वैसे जैसे कि आर्माडिलोज, स्नेक्स एट्सेट्रा। ये देखो आर्माडिलोज की ये पिक्चर इन्होंने दिखा रखी है। ये एक तरह का जानवर है जो कीड़े मकोड़े चींटियाँ वगैरह खाता है। In the grassland, the number of animal is less as compared to the equatorial forest because of less vegetation। और जो ग्रास लैंड होती है, घास के मैदान होते हैं, वहाँ पे जो एनिमल पाए जाते हैं वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की तुलना में कम पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम पेड़ पौधे होते हैं ग्रास लैंड में। द कॉमन एनिमल आर लॉयन। और कौन से कॉमन एनिमल वहाँ पे जो ग्रास लैंड में, लायन है, चीतास है, लेपर्ड है, डियर है, रैबिट है, ठीक है, ये पाए जाते हैं। इन द पोलर रीजन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, सारा साल बर्फ़ ही रहती है, उसको पोलर रीजन है। जो द एनिमल हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देयर देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। और जो ऐसे यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उनके शरीर पर एक थिक फर, मोटी एक फर होती है, जिससे जो ये फर जो है उनको क्या बताती है भाई, एक्सट्रीम कोल्ड से बचाती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि वहाँ उसको ये बचाती है फर, ठीक है। जैसे ये भालू है, पोलर बियर दे रखा है, इसके जो शरीर पे एक फर होती है, देखो ये बालों से बनी हुई, देखो ये बाल हैं, जो मोटे मोटे बाल होते हैं इसके खाल के ऊपर, ये फर इसको ठंड से बचाती है। द कॉमन एनिमल फाउंड हेयर आर पेंगुइन, पोलर बियर, याक, फॉक्स एट्सेट्रा। जो यहाँ पे जो पाए जाते हैं जानवर वो क्या है, पेंगुइन है, पोलर बियर है, याक है और फॉक्स एट्सेट्रा। अब आ गया भाई ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। जो आदमी ने क्या प्रभाव डाला है इकोसिस्टम पे, यानी कि जंगलों पे, जीव जंतुओं पे, या जो हवा वगैरह उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, द एरिया अंडर द फॉरेस्ट आर फास्ट डिक्रीजिंग। क्योंकि देखो पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ चुकी है, तेज़ी से बढ़ रही है दुनिया की, तो एरिया अंडर द फॉरेस्ट आर फास्ट, जो भी फॉरेस्ट वाला एरिया था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। मैन हैज़ क्लियर्ड फॉरेस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर, हैबिटेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जो आदमी है उसने जंगलों को क्या कर दिया है भाई, साफ़ किया है। क्यों क्यों क्लियर कर दिया, खेती बाड़ी करने के लिए, रहने के लिए और इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए। एज ए रिजल्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस इज हाईली डिस्टर्ब ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके कारण इसका परिणाम क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला कि भाई जो इकोलॉजिकल जो हमारा बैलेंस था वो ख़राब हो गया पूरी दुनिया का। दिस इज़ हैविंग ए फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बींग्स। और जो इसका प्रभाव है वो लंबे समय तक ह्यूमन बींग्स पर पड़ेगा। इन द वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी ए फ्यू स्पीसीज लाइक टाइगर, लायन एट्सेट्रा आर ऑलरेडी फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अब कुछ ऐसी जो वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी है, ऐसे कुछ जानवर हैं जो खतरे में हैं, जिनकी लाइफ खतरे में, जो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि टाइगर, लायंस वगैरह। द पोल्यूशन लेवल इन डिफरेंट कंट्रीज इज़ राइजिंग अलार्मिंगली एंड देयर इज़ ए कंसिडरेबल राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। और जो पूरी दुनिया का जो पोल्यूशन का लेवल है वो क्या हो रहा है भाई, खतरे के मतलब खतरे के एक तरह से घंटी बजा रहा है, वो बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पूरी दुनिया में। और जो हमारा पूरी दुनिया का जो ग्लोबल टेम्परेचर है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर वो भी बढ़ गया है। ए फ्यू ग्लेशियर हैव आल्सो स्टार्टेड मेल्टिंग इन द पोलर आइस कैप्स। और ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या है भाई, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो गए हैं पोलर रीजन में, ठीक है। इन it is high time that man should realize his mistake and stop tampering with the nature। और ये सही समय है, ये मतलब समय आ चुका है कि आदमी अपनी गलती को रियलाइज़ कर ले, पहचान ले और स्टॉप टेम्परिंग और नेचर के साथ छेड़छाड़ करनी छोड़ दे। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस अफॉरेस्टेशन शुड बी टेकन अप टू ए लार्ज स्केल। अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने पड़ेंगे भी, पेड़ लगाने पड़ेंगे, जंगल लगाने पड़ेंगे।
करेंगे। हंटिंग ऑफ एनिमल शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड, और जो भी हंटिंग ऑफ एनिमल है, जानवरों का शिकार, उस पर बैन लगाना पड़ेगा। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल स्पीसीज द गवर्नमेंट हैज सेट अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। और कुछ जो डिफरेंट स्पीसीज़ है एनिमल की जो प्रजातियां हैं, उनको बचाने के लिए सरकार ने भी कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है। These are a these are a few measures to maintain ecological बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। ये कुछ कदम हैं जिससे हम इकोलॉजिकल बैलेंस जो हमारा इन्वायरमेंट का बनाए रख सकते हैं। मैनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प इन प्रोटेक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज। और कई ऐसी हैं जो गैर सरकारी हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकारी नहीं है, वो भी आगे आई हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एनिमल की जो स्पीसीज़ हैं, जानवरों की जो प्रजातियां हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आई हैं। अब डू यू नो में क्या है, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन आर यूज्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में दो वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, वाइज यूज़, हमें सोच समझकर यूज़ करना है किसी भी चीज़ का, जंगल का, लकड़ी का, या कोई भी दूसरी कोई भी चीज़ है उसको सोच समझकर यूज़ करना। कंजर्वेशन का मतलब ये है। एंड प्रिजर्वेशन रेफर्स टू नॉट यूज टू प्रोटेक्ट द एनिमल एंड देयर हैबिटेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। और प्रिजर्वेशन का मतलब है कोई यूज़ नहीं करना, यानी कि हमें प्रोटेक्ट करना है किसको, एनिमल्स को, और उनके जो जंगल है, हैबिटेट, क्योंकि एनिमल्स, जंगली जानवर तो जंगलों में रहते हैं, उनका जो रहने का स्थान है, हैबिटेट यानी कि रहने का स्थान, जानवर और जानवरों के रहने के स्थान को हमें सुरक्षित करना है, उनका यूज़ नहीं करना है, उसको बचा के रखना है फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए।